नमस्कार दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि रोज मैं एक शो कर रहा हूँ, एक परिचर्चा कर रहा हूँ कि ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, ये कहाँ जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी और इसके पीछे का मकसद क्या है और इसका कितना गहरा असर हो सकता है पूरी दुनिया पे, जियोपॉलिटिकल के लिहाज से भी और इकोनॉमिक लिहाज से भी। लगातार इस पे हमारी चर्चा बनी हुई है। आज की चर्चा लेकिन थोड़ा और डीप जाएंगे, इसके मूल को समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक तौर पे क्या हो रहा है। एक बार एक कदम आगे पीछे चलते हैं, फिर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है दरअसल, किस तरीके के प्रेशर्स के बीच ट्रम्प काम कर रहे हैं, या पूरी इनकी सोची समझी एक रणनीति है और उसी के हिसाब से ये गेम प्ले आउट हो रहा है। तो आज के हमारे जो विशेष मेहमान है, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ शिवकांत शर्मा जी हैं। शिवकांत शर्मा जी लंदन में रहते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी हिंदी के संपादक रहे बहुत लंबे समय तक। और जियो पॉलिटिक्स हो या बिजनेस एंगल हो, सारी चीजों को बहुत गहराई से, अच्छे से, सरल भाषा में हमें समझाते हैं। तो शिवकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस नई जर्नी में पहली बार हम लोग चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद नीरज जी। जी, तो सर, अब ये जो पूरा मसला निकल के आ रहा है ट्रम्प वाला, ये एक बार लगाते हैं फिर 90 दिन की छूट दे देते हैं। क्या गेम प्लान क्या है ट्रम्प का? देखिए, आपने अपनी भूमिका में राजनीति की बात की। तो ट्रम्प भले ही स्वभाव से व्यापारी हैं और अपने कर्म से भी व्यापारी हैं, लेकिन चुने गए हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इसलिए नेता भी हैं। और हर नेता अपने जनाधार के लिए जीता और मरता है। राष्ट्रपति ट्रम्प को ये मालूम है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पारंपरिक जनाधार होता था, ब्लू कॉलर वर्कर जिसको अमेरिका में कहते हैं, ये जो अमेरिका में जो 4-5 राज्य हैं जहां कारखाने थे, जहां कारें बनती थी, जहां बड़े उद्योग थे, उसको रस्ट बेल्ट भी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वो कारखाने बंद हो गए और कारखाने बंद होकर के उसमें जंग लग रही है, तो वो रस्ट बेल्ट है। तो वो जो 4-5 राज्य हैं जो कनाडा की सीमा से लगते हैं, उन राज्यों पर दारोमदार करता है कि राष्ट्रपति कौन बनता है। उनको स्विंग स्टेट भी कहा जाता है। और उनमें जीतने के लिए हर उम्मीदवार अपनी बाजी लगा देता है पूरी, और ट्रम्प ने भी लगाई। और जब पहली बार जीते थे तब भी उन्हीं राज्यों में जीते थे, और इस बार तो पूरी तरह से उन राज्यों में इन्होंने जो है स्वीप की है। उन राज्यों का की सबसे बड़ी दुखती रग ये है कि वहां सारे पारंपरिक भारी उद्योग अमेरिका के होते थे। वो जब से, देखिए, हर अर्थव्यवस्था के कुछ दौर होते हैं। और पहला दौर होता है कि आप भारी इंडस्ट्री लगाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनको बाजार में बेचते हैं, उससे आप पैसा कमाते हैं, अमीर होते हैं। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था अगले दौर में पहुंचती है, तो आप उसकी जगह थोड़ा सोफिस्टिकेट हो जाते हैं, फिर आप सेवाएं देने लगते हैं, फिर आप हाई टेक हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे अमेरिका गया, तो अमेरिका ने सन 2000 के बाद और 2000 के 10 साल पहले से ही ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ये कायाकल्प शुरू हो गया था। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था निर्माण विनिर्माण जिसे हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था से सर्विस या सेवा की अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ गई थी और हाईटेक अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ गई थी। कैलिफोर्निया उसका जो है वो केंद्र बना बजाय इस रस्ट बेल्ट के। तो यहाँ के कारखाने जो है वो बंद होते गए, और इसमें केवल बाहरी लोगों की साजिश हो ऐसी बात नहीं है। खुद अमेरिकी कंपनियों ने सस्ते में माल बनवाने के लिए चीन को या चीन के आसपास के जो दूसरे देश हैं एशिया के, उन देशों को चुना। वहां से माल बनता था, वहां आता था, और ये फैक्ट्रियां बंद होती गई, इनकी नौकरियां जाती गई। आमतौर पे अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि अमेरिका में जहां अवसर होता है, लोग वहां एक तरह के घुमंतु हैं कि जहां मौका मिला, जहां अर्थव्यवस्था बेहतर, जहां खाना कमाना उनको बेहतर लगता था, वहां एक राज्य से दूसरे राज्य जाते। तो अमेरिका में ये बहुत हुआ है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन। बाकी पूरी दुनिया से तो अमेरिका में लोग आई, लेकिन क्योंकि वो सारे के सारे लोग अवसरवादी, उन्हें कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, वो अवसर की तलाश में आए थे।
और अवसर की तलाश अमेरिका में आते ही खत्म नहीं हो जाती है। अवसर की तलाश अमेरिका में आप जिस राज्य में जाते हैं, फिर उसके बाद ये देखने लगते हैं कि अब मुझे किस राज्य में ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहां जाते हैं, वहां से फिर और दूसरी जगह जाते हैं। तो ये एक अमेरिका में क्रम था। लेकिन धीरे धीरे पिछले 20-30 साल में ये भी हुआ है कि जब से ये कारखाने जो हैं अमेरिका से बाहर गए हैं, तब से जो लोग वहां मजदूरी करते थे, जो लोग वहां काम करते थे, वो वहां से अच्छे अवसरों की तलाश में नहीं जा पाए, वो वहीं फंस के रह गए। तो उनकी दुखती रग ये है कि जो भी सरकार आती है वो बातें तो बहुत करती है और आर्थिक विकास भी बहुत हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है, ये जो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब अमेरिका को पिछले 30 सालों से 40 सालों से लूटा खसूटा जा रहा है, जैसे कि अमेरिका कोई कॉलोनी हो, कोई बेबस हम्म, देश हो जिसको चारों तरफ से लोगों ने, दोस्तों ने भी लूटा, दुश्मनों ने भी लूटा। ऐसा नहीं है। एक व्यापार व्यवस्था अमेरिका ने 100 साल पहले तैयार की, एक पूरी विश्व व्यवस्था अमेरिका ने तैयार की, उसी व्यवस्था का फायदा चीन ने और एशियाई देशों ने उठाया है और उसी के कायदे कानून के हिसाब से उठाया और वो आगे बढ़े हैं। वो कुछ चीजें बनाने में, कुछ काम करने में बेहतर थे, इसलिए उन्होंने वो काम किए हैं। अमेरिका के लोग, जो अमेरिका तरक्की करता गया, वो कुछ और काम करने में बेहतर थे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हाई टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में बेहतर थे, तो उन्होंने वो काम किए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, आप एक छोटी सी तुलना लें, 20 साल हम्म, पहले यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो और अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग बराबर थी। आज अगर आप देखें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था से दुगनी है। तो अगर हम्म, वो लूटे गए और खसूटे जाते रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था यूरोप से दुगनी कैसे हो गई 20 साल के भीतर? तो ऐसी बात नहीं है। अमेरिका हम्म, में अमेरिका ने उन्नति की है, लेकिन अमेरिका के भीतर विषमता भी बढ़ी है उसके साथ-साथ। तो उन्नति करने के बावजूद जो अमेरिका में अमीरी आई, वो अमीरी जो है वो सब लोगों में बराबर-बराबर नहीं बँट सकी। तो इसमें दोष किसका है? इसमें बाकी दुनिया का दोष नहीं, इसमें अमेरिका का अपना दोष है। तो अमेरिका की करेक्ट। अपनी व्यवस्था ये नहीं कर पाई ना। लेकिन हम्म, क्योंकि जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप नेता हैं, तो उनको हम्म, इस दोष का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ना है। अब दूसरी हम्म, दृष्टि से इसी बात को देखें, तो अमेरिका का इस वक्त जो व्यापार घाटा क्या होता है कि आप अपना माल बेचते हैं और हम्म, उसके बदले में आप दूसरे देशों से खरीदते भी हैं। तो मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, अगर हम्म, आप अपनी दुकान चला रहे हैं और हर साल आपको जितना आप उस दुकान में माल रखते हैं, उससे कम से कम आधे का या 10% का घाटा होता रहे, तो कितने दिन आपकी दुकान चलेगी? बंद हो जाएगी ना। आप राइट। उस दुकान को चला नहीं सकते। आप हम्म, उस दुकान को चला के अगर अमीर बनना चाहें तो नहीं बन सकते। तो अमेरिका की यही कहानी है। पिछले 30 साल से अमेरिका लगातार व्यापार घाटा झेल रहा है और पिछले साल ये हम्म, व्यापार घाटा 1.2 ट्रिलियन, जिसको अगर हम्म, आप करोड़ में बदलें तो 1 हम्म, लाख करोड़ डॉलर से ऊपर चला गया। अब कल्पना करेक्ट। करें कि 1 हम्म, लाख करोड़ डॉलर पूंजी, ये तो पूंजी है हम्म, ना। आप व्यापार हम्म, में घाटा भुगत रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा जो मुनाफा कमा रहे हैं व्यापार में, उनके यहाँ जा रहा है। तो हम्म, उसमें से 30,000 करोड़ डॉलर जो है वो लगभग चीन ले रहा है। करीब-करीब हम्म, 20-22 हजार करोड़ डॉलर जो है वो यूरोप ले रहा है। हम्म, वियतनाम, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, छोटा-सा देश है, वो हाँ, भी जो है 12,000 करोड़ डॉलर अमेरिका से ले रहा है हर साल। राइट। भारत भी 30,000 करोड़ डॉलर ले। तो ये इस तरह से जिन-जिन देशों को अमेरिका से मुनाफा हो रहा है, हम्म, उतनी-उतनी पूंजी अमेरिका से बाहर जा रही है। तो करेक्ट। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिकी लोगों के सच्चे चैंपियन हैं और वो जो ये हम्म, पूंजी पलायन हो रहा है, इस पूंजी पलायन को रोकेंगे। और इस पूंजी हम्म, पलायन को रोकने से क्या होगा कि जो है वो उद्योग और धंधे सारे वापस आ जाएंगे, हम्म, लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। तो ये बात कहने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और हम्म, जो वोटर हैं उनके गले भी उतरती है। उनको लगता है कि हाँ हाँ हाँ, नौकरियां आएंगी। और अभी ये भी हो भी रहा है। अगर आप देखें तो हम्म, करीब करीब कई कंपनियों ने, अमेरिकी कंपनियां हम्म, नहीं,
जापानी कंपनियों ने, जापानी, चीनी कंपनियों ताइवान। ने, भारतीय कंपनियों ने ये कहा है कि साहब हम आपके यहाँ $500 बिलियन का ये लगा देंगे, कोई कह रहा है $400 बिलियन की फैक्ट्री लगा देंगे। वो सब आके वादे तो कर रहे हैं, लेकिन कब वो आए, कब उन्होंने निवेश किया, कब फैक्ट्रियां चली या नहीं चली, और कब उनको नौकरी मिली। और ये क्या जरूरी है कि वो कार बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे वहां जाकर के? जिस कार बनाने की फैक्ट्री में 30 साल पहले कोई बेरोजगार हुआ था, वैसी फैक्ट्री लगाएंगे? उसमें वैसे ही उनको स्किल्स चाहिए, उनको एआई की स्किल नहीं चाहिए वहां। तो ये सारे सवाल हैं, ये बाद में उठेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है ना कि गाजर लटकी हुई है, तो हर कोई खुश है। तो वो अपने वोटरों को खुश कर रहे हैं, वो लोगों को ये भी दिखा रहे हैं जो थोड़ा बहुत आर्थिकी जानते हैं कि साहब पूंजी पलायन हो रहा है, मैं पूंजी को वापस ला रहा हूं। वो ये भी दिखा रहे हैं कि मैं उससे अमेरिका को एक बार फिर औद्योगिक शक्ति बनाऊंगा। लेकिन अमेरिका क्या वाकई औद्योगिक शक्ति बनना चाहता है? इस वक्त जो दुनिया है, इस वक्त दुनिया में अगर शक्ति है तो उसके पास है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है, जो जो करेक्ट। जो इनोवेशन में आगे है, जो सर्विसेज में आगे है। आप बनाते रहिए कुछ भी। आप मतलब बांग्लादेश भी तो मतलब कपड़ा उद्योग में बहुत बड़ी शक्ति है, तो क्या बांग्लादेश जो है वो कल को अमेरिका हो जाएगा क्या कपड़ा बना बना के? तो ऐसे नहीं होता है। कल को चीन को भी ये करना पड़ेगा। भारत की खासियत ये है कि भारत की अगर आप बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था शुरू से ही विनिर्माण की बजाय सेवा और हाईटेक क्षेत्र की तरफ गई है, जो अच्छी बात भी है। बुरी बात इसलिए है कि हम लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके बावजूद कहीं से भी हो रही तरक्की तो हो रही है ना, पैसा तो आ रहा है। तो इसी तरह से राइट। अमेरिका ये जान के संतोष करना चाहिए, लेकिन वो संतोष करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने शिवकांत जी, ये आपने रास्ता चुना। जी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, और एक्चुअली वो क्वेश्चन वही आना ही था उसको, कि ये लड़ाई शक्ति की है, और वो शक्ति मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आती, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आती है, हाई टेक्नोलॉजी से आती है। इसको मैं और डिटेल में समझने के लिए पहले एक बहुत पेरिफेरी क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये सारे वायदे ट्रंप ने पहले किए थे कि हम आएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, तो अपने पहले टर्म में भी जाते जाते भी लगा के गए थे, और बाइडेन ने उनको बदला नहीं बल्कि थोड़ा और लगा ही दिया था। तो एक नेशनल इंटरेस्ट वो लोग हमेशा सर्व करते हैं। अब जिस तरह से ये आगे पीछे कर रहे हैं कि पहले इन्होंने चाइना पूरे देश के दुनिया के ऊपर लगाया, फिर एकदम से 90 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, बोला नहीं चाइना के ऊपर लगा रहा है क्योंकि उसने रेसिप्रोकेट किया था 125%, अब कुल मिला के 145% हो गया। चीन ने भी उधर से ठोक दिया। क्या ये गेम प्लान सिर्फ चीन के अगेंस्ट में है? क्योंकि जो आपने प्रश्न अभी खड़ा किया, वो चैलेंज सिर्फ चीन की तरफ से आ रहा है। आर&डी का सबसे बड़ा इस समय केंद्र चीन है। उसकी बीवाईडी कार टेस्ला से कम नहीं है। हुआवेई एटी&टी के मैच की गाड़ियां वो चीजें बना रहा है टेलीकॉम में। तो क्या उनको ये डर है कि डॉलर के बहाने चीन को थोड़ा सा चेक करना है? नहीं, ये तो है ही है। चीन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। चीन सबसे, ये तो केवल ट्रंप ही नहीं कहते, तो बाइडेन भी कहते थे, ये इससे पहले ओबामा भी कहते थे। लेकिन उस प्रतियोगिता में या उस प्रतिद्वंदिता में आप लड़ाई कौन सी लड़ेंगे और उस लड़ाई में आप जीतेंगे कैसे, सारी बात, सारा दारोमदार इस पर करता है। इनको, क्योंकि ये व्यापारी हैं, इनको एक ही काम आता है। क्योंकि व्यापार में चीन इस वक्त आगे है, तो पहले उसका व्यापार उससे छीन लें। कम से कम जो $300 बिलियन जो है वो साल का उसको मुनाफा हो रहा है अमेरिका से, उसे बंद करें। उसे बंद करेंगे, उस पर दबाव बढ़ेगा। इस वक्त उनको ये भी लग रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था थोड़ा लड़खड़ा रही है। चीन में रियल एस्टेट की समस्या है। चीन में इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था भी संक्रमण के उसी दौर से गुजर रही है जिस दौर से 30 साल पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था गुजरी थी। तो यानी चीन को मैन्युफैक्चरिंग से अब सर्विस और हाईटेक सेक्टर की तरफ जाना है। तो जैसे चीन इसको मैनेज कर लेगा, ये क्यों कर लेगा कि देखो, कृषि से, खेती से जब चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बना, तो 20 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को उसने रूरल चीन से निकाल करके, किसी ने चू नहीं किया, फैक्ट्रियों में लगा दिया। हमारे यहाँ करके देखें आप। अमेरिका में किसी डेमोक्रेसी में ये हो नहीं सकता इतनी जल्दी, वहां हुआ। उसी तरह से चीन जो है वो किसी कोई न कोई ऐसी जुगत निकालेगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग से हाईटेक में चला जाएगा।
तो इनको ये लग रहा है कि, लेकिन इस वक्त तो संक्रमण काल है ना, तो इस वक्त चीन कमजोर सी स्थिति में है, तो इनको लगता है इसी वक्त धर लिया जाए। और इस धरने के लिए इन्होंने, इनकी एक किताब है जिसमें ये मुझे उस किताब का नाम नहीं है, लेकिन मैं एक उसमें पैराग्राफ है, मैं उसे भूलता नहीं। उसमें ये लिखते हैं कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ सौदेबाजी करते हैं तो इतनी ऊंची और इतनी मतलब अप्रत्याशित मांगे आप रखें कि अगले वाला उसके लिए तैयार ही ना हो, और वो जो है सुन्न पड़ जाए, और उसके बाद क्या होगा कि उसका जो जवाब होगा, उसके सारे के सारे जो टारगेट हैं वो फेल हो जाएंगे, और वो अंततः आप जो चाहते हैं उस सौदे पे आ जाएगा और आप आसानी से जीत जाएंगे। तो पूरी की पूरी इनकी रणनीति देख लीजिए, ये एग्जैक्टली वही है। वो उसी किताब का एक एक अक्षर जो है वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि मैं तो जो है वो पूरी दुनिया पे एक तो 10% पहले तो बेस लगा दिया, उसके बाद कहा कि जिन जिन देशों का जो है, जिन देशों को बड़ा मुनाफा हो रहा है उनका उसी हिसाब से किसी के ऊपर 20% लगाता हूँ, किसी पे 34 लगाता हूँ, किसी पे 100 लगा दिया, वह 100 जो है 45 कर दिया। तो आपने अब चीन की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? चीन ये नहीं कह रहा कि साहब अच्छा माई बाप, हम जो है बात करने के लिए तैयार है। चीन ये कह रहा है कि अगर आप बराबरी से हमारे साथ पेश आए, अगर आप तमीज से बात करें चीन के शब्दों में, तो हम कहीं मिडवे यानी बीच के रास्ते पर आ सकते हैं। तो ये तो वही हुआ ना कि आपने कहा कि मैं 145% जो है वो टैरिफ लगा दूंगा, और उसके बदले में जवाब क्या आया कि अगर आप बातचीत के रास्ते पे आएंगे तो बीच बचाव में हम बीच के रास्ते पे आ सकते हैं। यही तो वो चाहते हैं। तो ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि आप इतनी बड़ी बड़ी मांगे रख दें कि अगले वाला भूल जाए कि उसे क्या चाहिए था, वो इस सोच में पड़ जाए कि इससे कैसे पिंड छुड़ाऊं। तो इस खेल सारा यही है। अगर दुनिया इसको समझ जाती है, और दुनिया देर सवेर समझेगी कि ये जो गिदड़ भभकियां हैं इनके पीछे जो है एक ही रणनीति चल रही है, तो आप अगर अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं तो आप कुछ अच्छे सौदे कर ले जाएंगे, और अगर भटक जाएंगे तो जो ट्रम्प चाहते हैं वो ट्रम्प कर ले जाएंगे। तो ये सारा सौदेबाजी का खेल है। वो कूटनीति में इतना विश्वास नहीं रखते। उनका सीधा, चाहे वो युद्ध का मामला हो, कूटनीति में भी यही हाल है। आप देखें यूक्रेन वाले मामले में रूस के साथ क्या किया, कह दिया कि साहब मतलब वो पुतिन की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, पुतिन साहब मान जाएंगे, ये है वो है, किसी तरह से इनको यूक्रेन के राष्ट्रपति को और यूरोप को डरा धमका करके चुप करा लिया, और कहा कि बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन पुतिन तो पुतिन है। अब ये मुझे लगता है भूल कर बैठे कि दूसरी तरफ ये जो कम्युनिस्ट जो तानाशाह हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो रूस हो, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो अगर आप यहाँ ब्लाइंड पोकर खेलेंगे, ताश की चाल चलेंगे और कहेंगे कि या तो सब कुछ या कुछ नहीं, तो ये उस झांसे में आने वाले नहीं है। तो पुतिन तो झांसे में नहीं आए ना, पुतिन ने तो लटका नहीं दिया। आया, बिल्कुल। तो इसी तरह से मुझे लगता है चीन झांसे में आने वाला नहीं है, लटकाएगा, और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत लेकर के ये किसी तरह से ये साबित कर देंगे कि हाँ 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 साहब, अब हम जीत गए, अब हमें ये मिल गया। तो कुल मिलाकर के गेम प्लान ये है। तो ठीक है, चीन बड़ा टारगेट है, लेकिन बड़ा टारगेट इनका यूरोप भी छोटा टारगेट नहीं है। इनको ये है कि जो देश, जिस देश को फायदा हो रहा है वो फायदा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप व्यापारिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही मतलब असंभव सी मांग है। आप किसी अपने उद्योग को ही नहीं बदल सकते। अब ठीक है, मान लीजिए देश कहते हैं कि साहब ठीक है हम तैयार हैं, आप व्यापार घाटा कम करने का आप हमें रास्ता बताइए। तो ठीक है, इन देशों में जो फैक्ट्रियां लगी हैं वो फैक्ट्रियां एक तो बंद हों, और वो फैक्ट्रियां दोबारा अमेरिका में आए। अमेरिका में वो फैक्ट्रियां जाएंगी तो क्या गारंटी है कि उनको जमीन उतनी सस्ती मिलेगी, उनको बाकी चीजें उतनी सस्ती मिलेंगी, उनको मजदूर उतने सस्ते मिलेंगे, कच्चा माल वहां वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो आखिरकार वो फैक्ट्रियां चीन में गई हैं, वियतनाम में गई हैं, कंबोडिया में गई हैं, तो किसी कारण से गई है ना।
अगर ताइवान में ये इतनी बड़ी जो है सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो आप उसको मिटा करके सारा अमेरिका में लाएंगे, तो अगर आप लाएंगे भी तो वो फेल हो जाएगा। तो ये सब सोचा नहीं है इसके पीछे। ये यहाँ राजनीति है। शिवकांत जी, मैं ये जैसे आपने कहा कि बातचीत का कोई रास्ता निकालेंगे और एक दिखाने के लिए ऑप्टिक्स में कि देखिए हम जीत गए और इनको हमने हरा दिया और बीच का रास्ता एक निकाल लिया, ये कहीं एक शायद रास्ता निकले। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या ये लड़ाई दरअसल उस वर्चस्व की है जिसको अमेरिका लूज नहीं करना चाहता और उसका टूल बनाया उसने डॉलर को? क्योंकि जिस दिन से 2-3 साल पहले से या और थोड़ा पहले से कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन की चर्चा वर्ल्ड वाइड शुरू हुई थी, तब से अमेरिका के तेवर बदलने लगे थे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत है डॉलर और टेक्नोलॉजी। तो अगर दोनों पे हमला हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे भी हमला हो रहा है चीन की तरफ से और डी डॉलराइजेशन पे पूरी दुनिया को पता नहीं क्या लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हम कर देंगे, तो लड़ाई वर्चस्व की है। ये तो डॉलर, फिर अभी मान लीजिए डॉलर वाला सेटल हो जाता है कि चलो व्यापार घाटा सेटल कर लिया, बीच का कहीं से कुछ बना लिया, तो फिर हम दूसरी वाली लड़ाई शुरू करेंगे कि साहब इनका इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। मैं कोई छोटी सी बात बताऊं, हम लोग किसी से बातचीत कर रहा था मैं यूएस में, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही कि यूएस में बहुत सारे ऐसे चाइनीज लोग काम करते हैं, नौकरियों में है या किसी लैब में काम कर रहे हैं, वो वहां से डेटा लीक करते हैं और वो डेटा जाके चाइना में यूज होता है। तो अब पता नहीं कितना सच है कितना, लेकिन ये उन्होंने बताया कि ऐसा वहां पे जनरल फीलिंग है, फिर वो बंद किए गए। तो कहीं ना कहीं लड़ाई ये वो वाली है क्या कि जिसके पास टेक्नोलॉजी की पावर है वही राजा है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो तेल की लड़ाई हो, डॉलर की लड़ाई हो, जमीन की लड़ाई हो या रीजनल कुछ भी करके उसको बनाए रखना, क्या ये वाला भी है क्या असली वाला? नहीं नहीं, ये है ना। ये तो खुद ट्रंप के ही शब्द आप सुने तो ट्रंप ही बार बार कहते हैं कि ये जो मुक्त व्यापार व्यवस्था है, ये मुक्त व्यापार व्यवस्था अमेरिका को रास नहीं आई। अंततः इस मुक्त व्यापार व्यवस्था ने अमेरिका को लूजर, नेट नेट लूजर बना दिया है। और इतना पैसा और ये फैक्ट्रियां, ये सब हमारा तो मतलब एक तरह से जो निर्माण उद्योग है वो तो खत्म ही हो गया। खंडहर में बदल गई हैं सारी की सारी फैक्ट्रियां। लेकिन एक दो बातें हैं यहाँ। एक तो क्या आप अपनी आर्थिक शक्ति को फैक्ट्रियों से ही मापते हैं? ये सोचने की बात है। और ये इस बात इसीलिए ट्रंप की आलोचना होती है कि ट्रंप जो हैं वो 1900 वाली जो अर्थव्यवस्था है, 1920 की, 1918 की वो बार बार बात करते हैं, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े एल्यूमिनियम प्लांट, ये जो कच्चा माल बनाने वाले और पुर्जे बनाने वाले, ये एक तरह से व्यापार शक्ति माने जाते थे या आर्थिक शक्ति माने जाते थे। तो आज के जमाने में ये आर्थिक शक्ति नहीं है। स्विट्जरलैंड के पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन वो तो एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस तरह की बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आप देख लें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो कोई जो है इस तरह का माल बनाने वाली अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। तो अर्थव्यवस्था की शक्ति का स्वरूप जो है वो बदला है 100 साल में, और मुझे लगता है ट्रंप उसके साथ बदल नहीं पाए। उनकी सोच वहीं पुराने वाली। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर डी डॉलराइजेशन भी हो जाए तो डॉलर भी एक तरह से दुधारी तलवार है इनके लिए। ये भी चाहते, एक ये भी एम है, ये सारा जो टैरिफ जंग जो इन्होंने शुरू की है इसको करने के लिए, कि ये चाह करके असल में क्या होता है कि अगर ये कुछ न करें। देखिए, जो अर्थव्यवस्था का नियम क्या है कि आप जब आपको व्यापार घाटा होने लगता है तो आपकी जो मुद्रा है उसकी मांग कम होने लगती है। उसकी मांग कम होने लगती है, वो सस्ती होने लगती है। वो सस्ती होने लगती है, आपका माल सस्ता होने लगता है। आपका माल सस्ता होने लगता है, आपका माल विदेशों में ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप जो है व्यापार बैलेंस हो जाता है। तो व्यापार घाटा जो मुक्त अर्थव्यवस्था में ऐसे अपने आप दूर होता है। इनके साथ ये ऐसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है। तो ये जितना मर्जी, जितना घाटा अब चल रहा है, अगर इससे दुगना घाटा भी हो जाएगा तब भी डॉलर नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की मांग घटती नहीं है। हर व्यक्ति को आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए। आप रूस से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से सामान आप क्या खरीद रहे हैं? आप तो तेल खरीद रहे हैं, और बदले में आप जो दे रहे हैं वो उतने कीमत का हो नहीं सकता।
तेल आप खरीद रहे हैं, वो जितना तेल खरीद रहे हैं, जितना सामान आप रूस को बेच रहे हैं, तो तेल जो है उससे तिगुनी कीमत का बैठता है, तो रूस इतने रुपए का क्या करेगा? वो तो डॉलर मांगता है ना, तो आपको देना पड़ता है। इसी तरह से आप चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो चीन के साथ आप बार्टर, अगर मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान का व्यापार करेंगे, तो चीन ठीक है 15-20 बिलियन तक तो ले लेगा, लेकिन घाटा तो आपका 100 बिलियन का है। बाकी जो अदायगी वो किस में करेंगे आप? तो चीन तो डॉलर मांगेगा, डॉलर में करेंगे। तो इसलिए हर देश को जमा करने के लिए, व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए। इस वजह से डॉलर सब कुछ, सारा दबाव होते हुए सस्ता नहीं हो रहा, और डॉलर सस्ता नहीं हो रहा तो अमेरिकी माल सस्ता नहीं हो रहा, अमेरिकी माल सस्ता नहीं हो रहा तो फिर अमेरिका का माल जो है बाहर बिक नहीं रहा। तो इनकी मजबूरी ये है कि ये डॉलर को सस्ता भी करना चाहते हैं, और डॉलर की सुप्रीमेसी भी बनाए रखना चाहते हैं। वो दोनों काम हो नहीं पा रहे। तो ये कैसे होगा? तो इन्होंने इसका एक तरीका ये निकाला कि ठीक है, मैं ये टैरिफ वॉर शुरू कर देता हूं। टैरिफ वॉर शुरू करूंगा तो जो है वो व्यापार में हो सकता है डॉलर की मांग कम हो जाए, डॉलर गिर जाए, तो उससे ब्याज दरें गिरेंगी, डॉलर गिरेगा तो इनका माल सस्ता होगा, तो इनका माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इनका लक्ष्य है। लेकिन मुझे नहीं लगता, इस उल्टा हो रहा है कि इन्होंने जब से ट्रेड वॉर शुरू की है, डॉलर गिरने की बजाय डॉलर बढ़ रहा है। जैसे सोने का दाम बढ़ रहा है, वैसे डॉलर का भी दाम बढ़ रहा है, क्योंकि लोग डॉलर को केवल मुद्रा के रूप में नहीं देखते हैं, लोग डॉलर को एक हेज के रूप में देखते हैं, एक ऐसे एसेट के रूप में देखते हैं जिसकी कीमत उनको उनको मालूम है कि ये एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, तो इसकी कीमत नहीं गिरेगी, इसलिए वो डॉलर में जमा करते हैं अपना बकाया या अपना अपना लाभ, अपनी पूंजी। तो जब तक ये दौर नहीं हो, अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो इसमें मुझे लगता है अमेरिका का नुकसान नहीं। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका का फायदा होगा। ये सारा अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो सारा का सारा जो व्यापार घटा, इनको कुछ करने की जरूरत है, टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दूर हो जाएगा वो। लेकिन वो राजनीतिक रूप से आत्महत्या होगी, वो राजनीतिक रूप से लोगों को रास नहीं आएगा, गले नहीं उतरेगा, इसलिए ये नहीं कर सकते। भारत में देख लीजिए ना, जब 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 रुपया गिरता हाहाकार मच जाता है, जबकि होता उल्टा है। आपका रुपया गिरेगा, रुपये का भाई रुपया गिरना चाहिए, क्यों? कि आपको व्यापार घाटा हो रहा। अगर आप जितना मुनाफा, जैसे चीन है, चीन 1 लाख करोड़ डॉलर के आसपास, जितना मतलब अमेरिका को कुल मिलाकर के घाटा हो रहा है, उतना चीन को बाकी देशों को मिलाकर के मुनाफा होता है व्यापार में। तो अगर आप इतना मुनाफा करें तो रुपया तो ऊपर उछलेगा, आपको दबाना पड़ेगा रुपए को, रुपया गिरेगा नहीं। तो अगर आप रुपया गिर रहा है तो वो आप व्यापार नहीं कर पा रहे, इस वजह से गिर रहा है, तो उसको गिरना चाहिए। अगर आप रुपए को बढ़ाना चाहते हैं तो माल बेचिए ना बाहर, माल बेचेंगे तो रुपए की मांग बढ़ेगी, रुपया बढ़ेगा। तो मतलब आप नारेबाजी करके रुपए को नहीं बढ़ा सकते। यही कहानी अमेरिका में है। तो राजनीति कहीं जाती है, अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरी दिशा में चलती है, और इन दोनों के बीच में मेल बिठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया में थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं लोग कि रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, रुपया क्यों? रुपया कमजोर होना चाहिए। आप अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के सामने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते, क्योंकि आपकी करेंसी आपको कॉम्पिटिटिव रहने नहीं देती, और आप एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे जब आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है और उसको आप वीक नहीं होते? आरबीआई कंट्रोल करके रखता है। वो 86 पिछले 3 साल उन्होंने एक प्राइस पे मेंटेन कराया, उसका अचानक $70 बिलियन का शॉट मारा। सीधी सीधी एक बनिए वाली बात ये है कि आप जब तक माल बाहर बेच करके दूसरों से पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक आप जी तो लेंगे, लेकिन आप अपना आर्थिक स्तर बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इतिहास में किसी देश ने अपने यहाँ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके, अपने भीतर व्यापार करके आर्थिक उन्नति नहीं की है। आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगले लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूरोप बनना है, तो इन सब देशों ने माल बाहर बेच करके दूसरों की पूंजी जो है इनके यहाँ आई है, और वो पूंजी लगी है, और पूंजी से उससे अमीर बने। तो भारत को भी ये करना पड़ेगा। तो भारत तो ये कर ही नहीं पा रहा ना। भारत में कोई सोचता है क्या? यहाँ तो इमोशनल कार्ड भाई, रुपया कमजोर नहीं होना चाहिए। अरे रुपया हो, कमजोर करना पड़ेगा आपको, उसको फ्री छोड़ दिया। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कमजोर करें, आप फ्री छोड़ दें, जैसे व्यापार के हिसाब से वो चले। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके इलाके में, मतलब यूरोप में, वहां के लोगों का इस पूरे कार्रवाई पर क्या रुख है? वहां के नेताओं का, सरकारों का? वो लोग क्या सोचते हैं कि ट्रम्प साहब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? विरोध का स्तर क्या है?
देखिए, वहाँ ट्रंप साहब सही कर रहे हैं, ये तो किसी के बात गले उतरेगी नहीं, क्योंकि नुकसान हो रहा है, सीधी-सीधी बात है। लेकिन हम्म, यहाँ कम से कम ब्रिटेन में तो मतलब लोग कहते नहीं हैं, लेकिन ये मानते हैं कि आप अनंत काल तक आप दोस्त भी बने रहें और हम्म, व्यापार में जो है उसको घाटा भी करते रहें, ये संभव नहीं हो सकता। आम तौर पे हम्म, क्या होता है, अगर आपकी मेरी दोस्ती है, तो मैं हम्म, आपको नुकसान ऊपर से पहुँचाना शुरू करूँ, तो ये दोस्ती कितने दिन चलेगी? और ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है कि यूरोप जो है हम्म, उसको व्यापार लाभ हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो हम्म, बार-बार अमेरिका ये कहता रहा है कि भई ये व्यापार घाटा है, इसको आप किसी तरह से इसको सेटल कीजिए। अब क्या होता है कि ठीक है भई, अमेरिका की अपनी जीवन शैली है, उसके अपने जो है वो पर्यावरण के मानक हैं। हम्म, उसके अपने जो है वो उत्पादन के या मजदूरी के मानक हैं। आपने बड़े ऊँचे मानक यहाँ यूरोप में बना लिए। अब उन मानकों के आधार पे आप कहते हैं कि फलाँ चीज़ हम नहीं लेंगे, बीफ नहीं लेंगे वहाँ से, हम वहाँ से जो है ये चीज़ नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, ढिमका नहीं लेंगे, मकई नहीं लेंगे। तो इस तरह की जो आप या उसके ऊपर जो है आपने कुछ नियम लगा दिए कि जब तक आप इस तरह का सर्टिफ़िकेशन नहीं देंगे तब तक हम ये माल नहीं खरीदेंगे। तो हम्म, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टैरिफ तो नहीं है, लेकिन हम्म, ये भी इसी को तो ट्रम्प कहते हैं कि ये जो इंटेंजिबल टैरिफ जो मतलब क्वालिटी के मानदंड जो यूरोप के या दूसरे देशों के लोग लगाते हैं अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका को इससे भी नुकसान होता है। तो हम्म, इसको दूर करने के लिए इनको बैठ कर के आपस में बात करनी चाहिए और बात करेंगे। तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो यूरोप में हो रहा है, वो मुझे लगता है जर्मनी का हो रहा है। सारी ओके, समस्या कारों की है और हम्म, हेवी मशीनरी और हम्म, कारें हालत ये है कि अगर आप किसी अमरीकी को ये कहें कि साहब हम्म, फ़ोर्ड और जनरल मोटर्स की जो कार है, वो $30,000 की है और टोयोटा और होंडा और जो है बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ जो है वो $5,000 महँगी है, तो वो महँगी को लेगा जा कर के, सस्ती को लेगा ही नहीं। क्यों? हम्म, क्योंकि वो ब्रांड है, उनकी साख बन गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि केवल जो है ये कार कोई संतरा वो कार जो है उस तरह से आप वो नहीं कर सकते, लोगों के व्यवहार को नहीं बदल सकते। तो वो एक बन गया हम्म, है, तो ये इसलिए अमेरिका में अमेरिकी कारें होने के बावजूद जापानीज़ कारें, दक्षिण कोरियाई कारें और जर्मनी की कारें बिकती हैं, जापान की कारें बिकती हैं। तो हम्म, इन खासकर दक्षिण कोरिया, जापान और जो जर्मनी की समस्या है, वो कारों की और बड़ी मशीनरी की समस्या है। और हम्म, इन अगर ये उस पे टैरिफ स्वीकार करते हैं, तो इनकी फैक्ट्रियाँ हम्म, बंद हो जाएँगी और हम्म, टैरिफ नहीं स्वीकार करते हैं, तो वो घाटा क कम नहीं होगा, तो बदले में लेंगे क्या अमेरिका से? अब समस्या है कि अमेरिका ऐसा क्या बनाता है, जो एक जर्मन आदमी खरीदना चाहे? हम्म, सारी तो बात यहाँ आकर के रुकती है ना। अब कल को आपने वियतनाम से आपने झगड़ा कर लिया, ठीक है, मैं हम्म, मानता हूँ कि वियतनाम जो है वो 125 बिलियन डॉलर का मुनाफ़ा उसे हो रहा है, जो कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चीनी कंपनियाँ वहाँ आकर के बेच रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि वियतनाम कह रहा है कि मैं तो ज़ीरो उसके लिए तैयार हूँ, टैरिफ नहीं लगाऊँगा हाँ, बिल्कुल। वो तो इसके बावजूद उनको मना करना पड़ा कि भाई वो अगर टैरिफ हम्म, नहीं भी लगाएगा तब भी अमेरिकी माल इतना कैसे बिकेगा? आप 125 बिलियन का ऐसा क्या अमेरिका बनाता है जो जो वियतनामी को चाहिए? वो तो रिक्शा चलाता है और वो मतलब जो खाता है वो आप बनाते नहीं हैं। तो हम्म, सारी समस्या ये है कि अमेरिका के पास ऐसा क्या है, जिसको हम्म, वो बेचेगा इन मंडियों में और बेच करके व्यापार घाटे को दूर करेगा? तो ये बड़ी हम्म, भारी समस्या है, ये इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं। इसीलिए ये टैरिफ का ये सब चल रहा है। अब ये कैसे कैसे जाकर के हल होगा? मुझे लगता है कुछ छोटा-मोटा इनको फ़ायदा होगा। और हम्म, सबसे पहला इनका लक्ष्य ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं 2 साल बाद, अब तो डेढ़ ही साल बच गया। हम्म, डेढ़ 26 में, साल बाद इनकी संसद के चुनाव होंगे और हम्म, जो है वो 1/3 सेनेट और वो सब होगा। तो उसमें किसी तरह से अगर इनकी पार्टी दोनों सदन जीते रहे और जो है सेनेट में भी बहुमत बनाए रखे, पहले हम्म, ये तय करना चाहते हैं। और तब तक ये खेल चलेगा, तब तक ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो-जो वायदे इन्होंने किए थे,
हर चीज में अमेरिका को इन्होंने जिताया है और अमेरिका एक जो है दोबारा बड़ी शक्ति बन के उभरा है। चुनाव अगर जीत जाएंगे तो उसके बाद इनका लक्ष्य ये है कि अगली टर्म के लिए इनको तैयारी करनी है। तो ये असली चीज ये हो रही है कि संविधान में संशोधन करके तीसरी टर्म के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं। हाँ, ये खबरें मैंने पढ़ी, एक आध जगह छपी हुई। नहीं, तो सर क्या फिर ये जो मतलब ट्रम्प साहब भी ना बहुत गजब आदमी है। ये जो लड़ाई है ये 90 दिन वाला, मतलब आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अभी धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते खिंचता रहेगा अगले 26 की दिवाली तक। नहीं नहीं नहीं, 90 दिन में ये पूरा होने वाला नहीं है। 90 दिन में कुछ नहीं होगा। 90 दिन में ऐसा होगा कि कुछ देशों के साथ, जैसे जापान है, जापान को इन्होंने किसी तरह से दबोच लिया, तो जापान के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जापान के लिए तो इधर कुआं उधर खाई है। जापान अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो फिर उसके सामने चीन है, तो क्या चीन से मिल जाएगा जाकर के? ऐसी भी अफवाहें उड़ी थी कि साहब अगर यही व्यापार युद्ध चला तो मजबूरन जो है वो जापान और दक्षिण कोरिया को चीन के साथ मिलकर फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये तो मगरमच्छ के मुंह में जाने जैसी बात हो जाएगी ना। तो आप उनके साथ मिलकर के फ्रंट बनाएंगे तो वो आपको बख्शेगा क्या? कल को अगर जापान अपनी मंडी चीन के लिए खोल देता है तो जिसने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो वो जापान को कैसे छोड़ेगा? वो दक्षिण कोरिया को कैसे छोड़ेगा? तो वो तो इतनी बड़ी शक्ति है, तो उसकी तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगता है दक्षिण कोरिया है, जापान है, ये सॉफ्ट टारगेट हैं, या वियतनाम है, इस तरह के देशों को ये किसी तरह से साध लेंगे और ये अपनी जीत निश्चित कर लेंगे। जो मुश्किल है इनके सामने वो है सबसे बड़ी, एक तो कनाडा और मेक्सिको को कैसे सुलटें, ये दोनों। क्योंकि एक तरह से इनकी फैक्ट्रियां, अमेरिका में जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो असल में वो या तो मेक्सिको चली गई हैं या कनाडा चली गई। तो पहले तो उसी को सुलट लें और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती इनकी चीन है और एक हद तक बड़ी चुनौती यूरोप की है, क्योंकि यूरोप इतनी उलझी हुई कहानी है कि यूरोप में जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी हैं और यूरोप में पोलैंड जैसे देश भी हैं जो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से अमेरिका पे निर्भर हैं। उनको तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और तो कुछ बनाते नहीं है। तो यूरोप में तमाम तरह के देश हैं और उन सबको मिल करके एक रणनीति बनानी है और उस मिली हुई रणनीति से कैसे निपट पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। तो ये लंबा चलेगा। तो चाइना ने फंसा लिया। मुझे ध्यान है जब China+1 की बड़ी स्टोरी कोविड के बाद चली कि कोविड ने China+1 अब वहां से निकल के सब ऑफशोरिंग करेंगे अपने अपने। लेकिन आप शिवांग जी, आप सरप्राइज होंगे, 2 साल बाद जो चीन का डेटा निकल के आया था एक्सपोर्ट का, वो एक्चुअली 0.2% बढ़ गया था। हाँ, तो ऑफशोरिंग हुई ना, उनकी ऑफशोरिंग कंबोडिया में हुई, उनकी ऑफशोरिंग वियतनाम में हुई। ये वही कंपनियां हैं और इसको जानते हैं वो। ये जो देखिए, ये जो कारण है, ये जो छोटे छोटे गुआम पे, लाओस पे और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके ऊपर भी 10%, आपने पूरी दुनिया पे 10%, जो अफ्रीकी देश है बेचारे अंगोला वगोला, उनके ऊपर भी 10%। तो वो ऐसा क्या बेचते हैं जिस पर आपने 10% ड्यूटी लगा दी और उनकी 10% ड्यूटी के बाद वो क्या बेचेंगे आपको? तो ये सब इसलिए किया है और कहते भी हैं कि आम तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चीन, ये बहुत से ऐसे देश हैं जो इन छोटे-छोटे द्वीपों को बेस बना करके और टैरिफ से बचने के लिए, जैसे ही जो है इस तरह का कुछ होता है, जब टैरिफ लगाए जाते हैं, तो वो उसका रास्ता ढूँढ लेते हैं और वहाँ से माल जो है भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो टैरिफ के उसमें नहीं आते। तो ऐसा कोई लूप होल ना बचे, इसलिए सबके ऊपर लगा दिया। अब सबके ऊपर लगा दिया तो वो जो जो लूप होल वाले हैं, वो तो चलो मान लिया, वो तो सही टारगेट है, लेकिन जो लूप होल वाले नहीं है, अंगोला में कौन चीनी जाकर के फैक्ट्री बना करके आपको भेज रहा है अभी? वो तो मेक्सिको में भेज, खुलेआम हो रहा है कि चीनी कंपनियों ने पैसा लगा करके मेक्सिको में फैक्ट्रियां खुलवाई हैं और मेक्सिको से बन के माल जो है इनके यहाँ आ रहा है। तो उसे बंद करें ना पहले। आप सोचिए कि नाइकी ने अपनी फैक्ट्री वियतनाम में लगाई, 50% नाइकी के जूते वियतनाम से एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी बेचारा परेशान है कि मतलब कहाँ गेम फंसा दिया। तो ये मतलब कुल मिला के ये कहानी लंबी चलेगी और इसका कोई ऐसा कट टू कट वाला सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बीच का कोई इसमें एक जो रास्ता छोटे खिलाड़ी हैं वो बुरी तरह से फंसे हैं और फंस उन जाए। पर तगड़ी मार पड़ने वाली है।
वो रहमो करम पे हैं पूरी तरह से इस वक्त अमेरिका के। अब आप सोचिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे जो देश हैं, या पाकिस्तान भी उसमें मिला लीजिए, अगर इनको ट्रंप की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो इनका क्या हाल होगा? इनकी इकोनॉमी तो गई। यस, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, भारत के ऊपर क्या सर, भारत कुछ बातचीत के भारत के जरिए मामला? ऊपर भारत की समस्या सारी ये है कि भारत में ये जो नया जो जो मतलब आप नई नई जो फैक्ट्रियां या छोटे मोटे जो उद्योग बन रहे हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, तो वो सारे के सारे उनको अभी संरक्षण की और बचाव की आदत जैसी पड़ी हुई है कि हम उनको स्पेशल इंसेंटिव चाहिए, उनको बाहर से compete करने में आप सरकार जो है वो टैरिफ की आड़ लगा दे या कुछ कर दे। तो दो चीजें भारत को करनी पड़ेंगी, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे अब जैसे दवा उद्योग है। 70% आप एपीआई जो उसका जो कच्चा रसायन है वो तो आप चीन से ले रहे हैं। अब कल को अगर चीन से झगड़ा बढ़ता है, और ठीक है, ट्रंप साहब ये रियायत भी दे दें कि साहब ठीक है, हम आपके जो जेनेरिक दवाएं हैं उन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उन जेनेरिक दवाओं में आपने चीन के एपीआई का इस्तेमाल किया तो टैरिफ लगा देंगे। तब क्या करेंगे आप? तो मतलब आपने इतना बड़ा उद्योग आपने तैयार किया, उस उद्योग के लिए, कच्चे माल के लिए आप अभी भी चीन के ऊपर 70% निर्भर हैं। आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। तो ये तो हमारी सरकार की और हमारे उद्योग की कमजोरी है ना। इसी तरह से एब्सोल्युटली। स्टार्टअप में अगर आप हाईटेक स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, आप खाली डिलीवरी बॉय वाला स्टार्टअप, जैसे पीयूष गोयल साहब ने कहा था, तो उन स्टार्टअप से क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो सोचना पड़ेगा इनको। ऐसे ही वस्त्र उद्योग की कहानी है, मशीनें पुरानी, फैक्ट्रियां छोटी। आप अच्छा, जब भी कोई बड़ा बनने की कोशिश करता है तो अडानी की तरह से भौंक के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि साहब ये तो बड़ा कैसे हो गया, इसने तो पूरा देश ही लूट लिया, ये तो मतलब मोनोपोली हो गया। अरे भाई, जब तक बड़े उत्पादक नहीं बनेंगे तब तक आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जहां इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है, खासकर जो वस्त्र उद्योग है उसमें तो मार्जिन बहुत ही कम है। तो वस्त्र यस। उद्योग में अगर आपको compete करना है तो आपको, जैसे बांग्लादेश ने किया है या वियतनाम ने किया, वैसा करना पड़ेगा आपको। अगर आप वहां मजदूर और पर्यावरण और इन सबके कानून लगाने बैठ जाएंगे और कहेंगे कि साहब इस फैक्ट्री को इससे बड़ी नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ नहीं, ये नहीं होने दूंगा, वहां वो नहीं होने दूंगा, तो तब आप compete कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चाइना प्लस वन हमारे यहाँ, इसलिए हम चाइना प्लस वन में नहीं आ पाए कि हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे, और अब भी तैयार नहीं है। अब आप देखिए, जो चाइना प्लस वन जो है वो टूट रहे हैं भाई। चाइना प्लस वन कौन है? वियतनाम है। चाइना प्लस वन जो है वो बांग्लादेश है कुछ मामलों में। चाइना प्लस वन जो है वो आसपास के दूसरे, जैसे क्या नाम इसका, ताइवान है। तो ताइवान आप है। इन सब से बेहतर अगर आप बुनियादी ढांचा देंगे हमारे उद्योगों को, और उन उद्योगों को स्केल अप कराएंगे, उनका साइज बढ़ाएंगे, तब जाकर के आप चाइना प्लस वन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। कोई और चाइना प्लस वन हो जाए। मैं मतलब एक्चुअली मैं इस विषय को लाना नहीं चाहता, वरना इसमें तो पूरा एक शो अलग हो, लेकिन अब चूंकि छेड़ दिया आपने तो एक सवाल में जाते थे जरूर पूछूंगा। पीयूष गोयल ने जो बात कही है वो बहुत मार्के की बात है। मैं चूंकि मार्केट से ज्यादा जुड़ा रहा हूँ पिछले 20-25 सालों से, मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें 2-4 की सक्सेस काफी बड़ी हो गई है, तो वो लिस्ट लिस्ट भी हो गए हैं। सारे स्टार्टअप प्रमोटर्स या एंटरप्रेन्योर्स का ध्यान सिर्फ इस बात में रहता है कि कैसे अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाएं और फंडिंग की जुगाड़ करें। और उस मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर जाके गुड़गांव में 150 करोड़ का फ्लैट खरीदे। अगर ये प्रवृत्ति हम रखेंगे तो फिर पीयूष गोयल जी गलत क्या कह रहे हैं? आप जिस तरह के स्टार्टअप बना रहे हैं वो एक झटके में, एक चुटकी में उड़ जाएंगे, क्योंकि आप सास मॉडल पे है कि किसी ने कुछ बनाया उसके ऊपर हमने अपना कारोबार शुरू कर दिया। आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको इतनी आलोचना की गई, मोहनदास पई जी ने भी आलोचना कर दी, पीयूष गोयल को पता नहीं कितना लोगों ने सुनाया, ट्वीट बड़े बड़े लिखे गए कि आप एंजल टैक्स लगाते हैं, ये टैक्स लगाते हैं, मतलब सबको प्रोटेक्शन चाहिए, फ्री चाहिए। लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं? 10 मिनट वाला जो आप जो क्विक सर्विस वाला है, ये तो बड़े बड़े देशों में विफल हो गया मॉडल। आप उसको सक्सेस करने में जुटे हुए हैं।
तो थोड़ा सा हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म लोग हमारे यहाँ अभी भी नहीं सोच रहे हैं। ये जो लोग सुन रहे होंगे स्टार्टअप वाले गुस्सा हो जाएंगे अभी मुझसे, मेरी ट्रोलिंग कर देंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि अगर आप बेसिक चीजों पे ही फंसे हुए हैं, अगर आप स्पेस इंजीनियरिंग में नहीं काम कर रहे हैं, आप BYD ने वो एक चिप बना ली है बैटरी के लिए जो 5 मिनट में चार्जिंग करेगी, आप उस तरह की चीजों में काम नहीं कर रहे हैं, आप ये डिलीवरी में और जैसे वो कह रहे थे कलरफुल आइसक्रीम में और तरह तरह की बैगी जीन्स में अगर ये स्टार्टअप आप बना रहे हैं तो फिर आप बांग्लादेश से कम्पीट कर पाएंगे। आपका क्या कहना है सर आप इसमें? देखिए ना, आप मतलब आप कोडिंग सुपर पावर है। मतलब एनवीडिया हो या डीपसीक हो, डीपसीक के बारे में तो मैं उतने कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, लेकिन कैलिफोर्निया में जितनी भी जो मतलब एआई स्टार्टअप कंपनियां हैं या मशीन लर्निंग में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनकी कोडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भारतीयों का हाथ रहता है। तो आप कोडिंग सुपरवार होने के बावजूद आपने कोई डीपसीक बनाया? आपने क्यों नहीं बनाया डीपसीक? चाइना में क्यों बन गया वो? तो सारी बात ये है कि अच्छा, इसके पीछे सरकार भी काफी हद तक जिम्मेदार है। हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, आप याद करें, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े लोग उनके जो है झंडे लेके खड़े हो जाते हैं कि साहब यूनिवर्सिटियों के बारे में कुछ मत कहिए, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने पेटेंट निकलते हैं एक साल में? चीन को देखें आप। चीन ने यूनिवर्सिटीज में और इन सब में अपनी जीडीपी का 2.7% इन्वेस्ट करना शुरू किया था 20 साल पहले। आप बल्कि 26 साल पहले का रेजोल्यूशन है कि हम आज से अपनी जीडीपी का इतना प्रतिशत, हमारे यहाँ क्या है 0.7% है टोटल R&D अब भी। बताइए। और अमेरिका में 3.7% जो है वो जीडीपी का R&D में जाता है, वो 30-40 तक, इसीलिए तो वो सुपर पावर है इसमें। तो आपको ये माहौल जो है वो नीचे से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी केवल जो है वो पीएचडी के फर्रे के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री बांटने के लिए नहीं है। यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई का कोई प्रायोगिक पहलू भी होना चाहिए। जब तक उनका प्रायोगिक पहलू नहीं तो फायदा क्या है इस सब का? बंद कीजिए ये सारे के सारे। इतना पैसा इसके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं आप। तो ठीक है, उसमें थ्योरेटिकल ज्ञान जो है वो अपने आप में जरूरी है, लेकिन एक हद तक ना उसका दूसरा पहलू जो प्रायोगिक होता है उसमें तो जीरो है आप। अगर जीरो नहीं है तो मुझे बताइए कितने पेटेंट दे रहे हैं आप एक साल में? तो वहां से ये प्रवृत्ति शुरू होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि फिर उद्योग में भी यही प्रवृत्ति आती है। तो चीन में आज हर कोई इन्वेंटर बना घूमता है, तो उसके पीछे कारण है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के लेवल से उन्होंने ये शुरू किया है। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बल्कि जो इन्वेंटर होगा उसको घास नहीं डालेंगे, उसको कहेंगे तेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, डिग्री नहीं है, तू कहाँ से इन्वेंटर है? इस पे तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। तो जो इन्वेंटर है, यूनिवर्सिटी नहीं गया, जिसने अपने दिमाग से कुछ बनाया है, उसको आप जो है रिकॉग्निशन नहीं देंगे, मान्यता नहीं देंगे। और जो मतलब डिग्री वाला है, जिसको सब कुछ दिया है, वो आपका इन्वेंटर नहीं बनेगा। तो ये तो कैच 22 हो गया। यस। एक डेटा मैं सब शेयर करूं शो खत्म करने से पहले। चाइना में जो आईपी के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट हुए हैं स्टार्टअप की ओर से, सबकी ओर से, वो पूरी दुनिया में जितने हुए उसमें 61% और हमारा स्थान 0.7% है। ये सारे हमारे स्टार्टअप के लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूं। मैंने तो जोमेटो की लिस्टिंग को सेलिब्रेट किया था अपने चैनल पे, 1 घंटे का शो किया था, मुझे अच्छा लगा था कि एक स्टार्टअप बना। लेकिन बनने के बाद फिर वही ढाक के 3 बात, आप आगे कुछ सोच नहीं रहे, उसको आपने खड़ा कर दिया। तो ऐसी चीजों को आप लाइए जहां पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप बनाएं जो वाकई जरूरत हो। तो मुझे लगता है कि इस बारे में लोग सोचेंगे, वरना तो फिर देखिए हमेशा वही है ना कि आप ऐसी इकोनॉमी बना के रखेंगे जो बहुत ही वल्नरेबल है। कहीं भी से कोई एक झोंका आया तो आप लड़खड़ा गए। बायजूस के देखिए क्या हाल हुआ है, इतनी बड़ी स्टार्टअप बनी और क्या स्थिति बायजूस की पहुंच गई, कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बट ये चर्चा का मकसद दरअसल सर ये था आज कि एक तो अमेरिका में चल के आ रहा है, ट्रम्प साहब ने इतना जो बवाल मचा रखा है, कैसे ये निपटेगा, तो वो हम लोगों ने समझा। और थोड़ी चर्चा जाते समय ये हो गई, दरअसल इस पे मेरा मूड था कि मैं पूरा 1 घंटा करूंगा, लेकिन आपने छेड़ी तो मैं कहा एक आध सवाल हो ही जाए। किसी दिन इस पे बैठते हैं सर कि कैसे इसको और इनहांस करें पूरे देश में।
उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और ऐसे ही जब आप मतलब इंडिया आएंगे, भारत आएंगे जब, तो मुंबई या दिल्ली में अगर आपका प्रवास होगा तो हम लोग फिर एक सिट डाउन शो करेंगे आपके साथ, और आपके किस्से और आपके अनुभव सुनेंगे जो आपने अपने पूरे 35-40 साल करियर की यात्रा में अनुभव किए, वो हम लोग सुनेंगे। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके श्रोताओं के लिए और आपके चैनल के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।